गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बेसिकली जो हम बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में समझाया था और उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि न्यूट्रिशन बेसिकली के दो मोड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में मैंने समझा दिया था। आज जो हम बात करेंगे we'll talk about the heterotropic mode of nutrition. Heterotropic mode of nutrition. अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स। हेट्रो वर्ड जो है इसका मतलब होता है अदर्स। तो इसका मतलब है कि जो अपना खाना खुद न बनाता हो। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। व्हेन दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड then they will have to depend on other for the food. They will have to depend on other for the food. So such type of nutrition is called as heterotrophic mode of nutrition. इसका मतलब क्या होगा? The mode of nutrition, the mode of nutrition in which organism take their food from some other organism। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से जब फूड ऑब्टेन कर रहा हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं सभी के सभी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, प्लस नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बहुत अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन जो इस लेवल पे 10th लेवल पे आपको स्टडी करना है वो तीन है। वन इज द टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट है दैट इज सेप्रोफाइटिक mode of nutrition. Another is parasitic mode of nutrition, and third is holozoic mode of nutrition. मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, जब इक वर्ड लगा रहे तो इक का मतलब होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जहां पे भी इक लगा हुआ उसका मतलब क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और यदि इक की जगह पे एस लगा देंगे तो वो ऑर्गेनिज्म को इंडिकेट करने लगेगा। यदि हम यहाँ कहेंगे हेटरोट्रॉपिक तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेटरोट्रॉप्स कहते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म को इंडिकेट करता है। ऐसे ही सेप्रोफाइटिक, तो जो आप सेप्रोफाइटिक कह रहे हैं तो दैट इज इंडिकेटिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो हम कहेंगे सेप्रोफाइट्स तो वो ऑर्गेनिज्म को इंडिकेट करता है। अब सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है ये समझिए। सेप्रो का मतलब होता है सड़े गले। तो ऐसा कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन करता होगा, सो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन यदि मैं कहूँ द ऑर्गेनिज्म which obtain their food from the dead and decaying material, so that will be called as saprophytes।
ठीक है, सेप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म के लिए और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो सेप्रोफाइटिक कहने का मतलब क्या हो गया? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism obtain their food from dead and decaying material. So the mode of nutrition in which organism obtain their food from dead and decaying material, so that is called as what? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया है, फंगस है, बैक्टीरिया, फंगस, सो दे ऑल आर कमिंग अंडर द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा कि जहां पे कोई चीज सड़ गल रहा है, कोई चीज बदबू आ रही है कहीं से, तो वहां पे बैक्टीरिया और फंगस डेवलप हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया और फंगस डेवलप होने का मतलब ही है कि दे आर ऑब्टेनिंग देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। सो सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ए सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट्स। अब यहाँ तो सेकेंड है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक कहने का मतलब क्या होता है, पहले इसे समझिए। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक को फायदा हो रहा होगा और दूसरा को हमेशा लॉस हो रहा होगा। मतलब एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक बेनिफिट होगा और एक लॉस में जाएगा। तो ऐसे किसी भी इंटरेक्शन को हम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक बात आपको क्या समझना है, जैसा कि पैरासाइटिक वर्ड से क्लियर हो रहा है आपको, पैरासाइट, तो ये एक होस्ट और गेस्ट के जैसा रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए किसी घर में गेस्ट आया, तो जो गेस्ट आता है उसको आप फीड करते हैं, उसको नाश्ते के लिए पूछते हैं। अब वो नाश्ता लेता है तो वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, तो वो बेनिफिट में होगा। जबकि होस्ट जो है उसका वो नाश्ता, यदि वो गेस्ट नहीं आया होता तो वो और एक दो दिन चलता और नाश्ता, तो इसका मतलब जो होस्ट है वो नुकसान में है। तो गेस्ट हमेशा क्या चीज होता है, फायदे में, और होस्ट हमेशा नुकसान में। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पर होस्ट और गेस्ट वाला रिलेशनशिप हो, दैट रिलेशनशिप और दैट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल बी कॉल्ड एज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism obtain its food from other organism without killing them, उसे मारते नहीं है, without killing them. Slowly and gradually they make them weaker and after that the host die. तो ऐसा कोई रिलेशनशिप यदि होता है, तो ऐसा कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे, पैरासाइट। अब जैसे मैंने इसमें आपको कहा था, इट विल बी इन्वॉल्विंग ए गेस्ट एंड होस्ट रिलेशनशिप। इट involves guest and host रिलेशनशिप, जिसमें जो होस्ट होगा वो हमेशा लॉस में होता है और जो गेस्ट होता है वो फायदे में होता है, एंड दे आर कॉल्ड एज पैरासाइट। हमेशा ये बेनिफिट में होगा,
पैरासाइट कहते हैं। इसका अब ऐसे इसे याद रखिए, इससे पैरासाइट भी को दो तरह से डिवाइड कर देते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। पैरासाइट को आप चाहो तो दो भाग में डिवाइड कर सकते हो, एक्टो पैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट एक्टो मतलब आउटसाइड, एंडो मतलब इनसाइड। तो ऐसा कोई पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर से अपना फूड ऑब्टेन कर रहा होगा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट। और जो बॉडी के बाहर से फूड ऑब्टेन कर रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट। जैसे टिक है, माइट है, लाउसेस है, तो ये जो होते हैं टर्माइट्स हैं, ठीक है, टिक है, मॉस्किटो, लाउसेस, टिक, माइट्स, ये जितने भी हैं एक्टोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट जैसे हमारे बॉडी के अंदर हो, जैसे कि राउंडवॉर्म है, जो छोटे बच्चे होते हैं आप देखना उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो वो कीड़े जो होते हैं जब बच्चा खाना खाता है तो बच्चा अपने लिए खाना खा रहा है, उस कीड़े के तो खाना नहीं खा रहा है, लेकिन क्या होगा वो जो कीड़े पेट में होंगे वो सारे उन्हें चुरा चुरा के खा रहे होंगे, जिस कारण से जो बच्चा है वो वीक होता चला जाएगा। ठीक है, तो वो जो पैरासाइट है वो पेट के अंदर है, तो दैट विल बी कमिंग अंडर व्हाट, एंडोपैरासाइट। तो राउंडवॉर्म जो हो गया, राउंडवॉर्म is an example of endoparasite. So this way we can differentiate them from one another. Next, holozoic. अब नेक्स्ट सवाल ये है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कहते हैं एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म इनगल्फ देयर फूड, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism engulf their food, निगलते हो, engulf करते हैं कोई भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपने फूड को निगल रहा हो, so that will be called as what, होलोजोइक। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्नेक। स्नेक जो फूड लेता है वो पूरे के पूरे को निगल जाता है, so that mode of nutrition will be called as what, that mode of nutrition will be called as holozoic। even if we talk about the human beings, हम लोग भी क्या करते हैं, we make the pieces of the food smaller pieces and then we put them and we engulf, so partially we are also holozoic। जितने भी दुनिया में जो कॉमनली जितने भी एनिमल्स आप देखते हैं सभी होलोजोइक होते हैं, चाहे कंप्लीट होलोजोइक हो या पार्शियल होलोजोइक हो, तो कम से कम वो मोस्टली जितने भी हैं वो सब क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तीन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दो तीन बातें और समझना है, उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे we will talk about the nutrition in animals। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। क्या आपको क्लियर है? नेक्स्ट जो बात करेंगे we will talk about the nutrition in animals। देखिए हमें, मैंने आपको कहा मोस्टली जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे या तो पार्शियली होलोजोइक है या कंप्लीटली होलोजोइक है, लेकिन यदि हम एनिमल्स के फूड हैबिट पे बेस्ड ऑन फूड हैबिट इफ वी
then they can be categorized into three groups based on the food habit. The animals are of three type. या तो वो herbivores होंगे. अब देखिए herbivores कहने का मतलब आ गया एनिमल्स. यदि herbivoric होता तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कार्निवोर्स एंड omnivores. जब हम herbivores कहते हैं तो herbivores क्या होता है, कैसे होता है, ये समझिए. हर्बी हरा, तो दोज एनिमल्स विच टेक अ ग्रीन प्लांट एंड इट्स प्रोडक्ट ओनली, green plant and its product only as their food, so they will be called as what? Herbivores. So animals which take green plants and its product only, they will be called as what? Herbivores. इसका एग्जाम्पल जैसे काऊ है, हॉर्स है, तो ये जो एनिमल्स होते हैं, सो दे विल बी ओनली टेक ग्रीन प्लांट्स एंड इट्स प्रोडक्ट. दे कैन नॉट ईट द फ्लैश, क्योंकि फ्लैश को खाने के लिए एक स्पेशल तरह की टीथ होती है जिसे हम कहते हैं केनाइन, and that canine is absent in herbivores. तो यदि ये मर भी रहे होंगे और इनके आगे फ्लैश डाल दिया जाए, so they cannot eat the flesh because the teeth which is specially responsible for the eating of the flashes is not present in these organisms. So because of that they will be not eat those flashes. लेकिन जब हम ये कार्निवोर्स में देखते हैं तो ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश पे डिपेंड होते हैं, ठीक है. सो दोज एनिमल्स which take flesh of them, take or which eat कर सकते हो, which eat flesh of animal. So those will be called as what? Carnivorous. जैसे lion है, टाइगर है, तो ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं, तो उनके आप देखिएगा उनके जो केनाइन होती है वो काफी वेल डेवलप होती है. और वेल डेवलप होने के कारण क्या होता है, वो किसी चीज को इजीली चीर सकते हैं, टीयर आउट कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट दे कैन इजीली डिवोर देम, उसको खा सकते हैं. तो जो कार्निवोर्स होंगे उनकी पहचान ही होती है कि दे विल हैव वेल डेवलप्ड केनाइन टीथ. जिनके पास वेल डेवलप्ड केनाइन टीथ नहीं होगा, सो दे कैन नॉट ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल. अब यदि हम बात करते हैं ऑमनीवोर्स की. ऑमनी का मतलब होता है बोथ. ऑमनी का मतलब होता है बोथ. तो ऐसा कोई एनिमल which can eat green plants and its product as well as the flesh of animal, so they will be called as what? Omnivores. तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास केनाइन भी होगा और जो सामने वाले टीथ होते हैं कट करने के लिए जो हर्बीवोर्स में होते हैं इंसीजर्स, वो भी होंगे. तो हर्बीवोर्स ओमनीवोर्स होते हैं animals which eat both green plant and its product as well as flesh of the animal. Flesh of animals, so they will be called as omnivores. जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा,
ह्यूमन, डॉग, कैट, तो इन सब में देखेंगे हम तो दे कैन ईट बोथ फ्लैश ऑल्सो, दे कैन ईट ग्रीन प्लांट्स एंड इट्स प्रोडक्ट ऑल्सो। तो उन सारे एनिमल्स को जो दोनों चीजें खा सकते हैं, दे विल कॉल देम ओमनीवोर्स। ठीक है, तो ओमनीवोर्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात यहाँ पे देखिए, चाहे कोई भी एनिमल होगा, उसके अंदर यदि वो खाना खाता है तो न्यूट्रिशन कंप्लीट होना जरूरी है, और न्यूट्रिशन को कंप्लीट होने के लिए 5 स्टेप का होना जरूरी है। तो वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, we'll talk about the different steps of nutrition। जब किसी भी एनिमल्स ने मान लीजिए फूड लिया, फूड को लेने के बाद there will be various processes which will be going on inside his body, and collectively when all the processes will be completed, then only we can say that the nutrition has been completed। Now the question, और मैंने आपको इसके लिए कहा चाहे कोई भी एनिमल हो, there are 5 steps। कितने स्टेप्स होते हैं, there are 5 steps of nutrition, और ये 5 स्टेप में न्यूट्रिशन में कंप्लीट हो गए, मतलब न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। इंजेशन, डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ इजेशन। ये 5 स्टेप्स हैं। Unless until these 5 steps are not completed in an organism, we cannot consider that the nutrition is completed। तो इन 5 स्टेप का कंप्लीट होना जरूरी है यदि हम चाहते हैं कि न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट हो। ठीक है, सबसे पहले बात हम करते हैं इंजेशन। इनका मतलब क्या होता है, अंदर आना। तो टेकिंग ऑफ द फूड, टेकिंग ऑफ फूड is called as ingestion। यदि आपने फूड लिया, माउथ में रखा, by anyhow if the food is kept into the mouth, so that means ingestion has occurred or not। कुछ लोग हाथों से उसको यूज करते हैं, कोई डायरेक्ट माउथ से कैच कर लेते हैं अपने फूड को। so anyway if the food is coming into the mouth, so that means the ingestion process starts। तो मुंह में गया, अब हमारे माउथ में जाने के बाद और जब हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड जाता है, कहीं भी जाएगा, तो उन फूड के ऊपर, क्योंकि फूड हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, तो इनके ऊपर डिफरेंट तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ा जा सके। तो डाइजेशन, डाई मतलब ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में तोड़ना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं तोड़ेंगे तो डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा ही नहीं। अब एक इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हम जो फूड लेते हैं तो हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल्स है उनमें छोटे छोटे स्मॉल स्पेसेस है, तो उसमें से स्मॉल पार्टिकल ही तो निकल सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स पार्टिकल नहीं निकल सकता है। और उसके लिए उस कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को स्मॉल पीसेस में तोड़ना जरूरी है, और उसी स्मॉल पीसेस के तोड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। ठीक है, जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो इट विल बी टेकन बाय द सर्कुलेटरी मीडियम।
क्योंकि जैसे फूड आपने खाया तो आपके एलिमेंट्री कैनाल में गया, अब उसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से पहुंचाना है, तो पहुंचाने के लिए जो सर्कुलेटरी मीडियम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सबसे पहले उस सिंपल फूड को जो सर्कुलेटरी मीडियम होगा वो एब्जॉर्ब करेगा। अब हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी मीडियम है वो ब्लड है, तो ब्लड जो होता है वो फूड को एब्जॉर्ब करेगा, लेगा, एंड इट विल टेक दैट फूड टू द बॉडी डिफरेंट पार्ट्स वेयरएवर द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? टेकिंग ऑफ simple food by circulatory medium, तो सर्कुलेटरी मीडियम जो होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको फिर कैरी करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है। अब ले जाने के बाद जहां पे भी जरूरत होगी वहां पे यूटिलाइज होगा। तो यूटिलाइजेशन ऑफ दिस सिंपल फूड इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल फूड जो कि एब्जॉर्ब हुआ है, यूटिलाइजेशन ऑफ द सिंपल फूड इज कॉल्ड एज व्हाट? एसिमिलेशन। ठीक है, इस प्रोसेस, ये जिस प्रोसेस से यूटिलाइज होता है उसे रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जिसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो एसिमिलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। अब एक बात देखिए, यूटिलाइज भी हो गया, यूटिलाइज होने के बाद कुछ ऐसे फूड पार्टिकल बच जाते हैं जो हमारे किसी यूज का नहीं होते हैं, सो दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट? वेस्ट। सो इजेशन की मतलब एग्जिट, ये मतलब एग्जिट। तो throwing of waste is called egestion. Throwing of waste is called as what? Egestion. So जो undigested food होता है, so that will be thrown outside the body, and this process is called as egestion. क्योंकि यदि अनडाइजेस्टेड फूड आपके बॉडी में स्टोर होता रहेगा, so it will be creating a problem for us. So that's why it has to be thrown outside the body. So unless and these 5 steps are not completed, then the nutrition will be not completed. चाहे वो मोस्ट सिंपल एनिमल हो, अमीबा हो, चाहे वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स हो, सभी में कंप्लीट होने के लिए इन 5 स्टेप का होना जरूरी है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को कंप्लीट होने के लिए ये 5 स्टेप है। एक मैं आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा समझाता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब इसको देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक अमीबा है, तो अमीबा कोई सेफ नहीं होता है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक ये फूड है, तो जैसे इसको फूड दिखाई देता है, दे एक्सटेंड देयर बॉडी पार्ट्स टुवर्ड द फूड, दे एक्सटेंड देयर बॉडी पार्ट एंड दिस बॉडी एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज स्टीरोपोडिया। तो वो बॉडी एक्सटेंड कर रहा है और ये एक्सटेंड करते 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 ये धीरे धीरे फूड जो होता है वो उसके अंदर आ गया, तो दिस इज इंजेक्शन, टेकिंग ऑफ द फूड। अब ये अमीबा के अंदर ये फूड आ गया, ये क्या है? फूड। और ये जो वैक्यूल बना है इसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। तो इसके ऊपर केमिकल्स डाले जाते हैं so that it can break the complex form. तो chemicals are poured so that this complex form of food broken down into simple form. जब वो simple form में टूट जाएगा, उसके बाद जो सर्कुलेटरी मीडियम होगी वो उसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है और जहाँ पे भी उसकी जरूरत होती है वहाँ पे उसको यूटिलाइज करता है। और
जैसे मान लीजिए उसको बॉडी एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो बॉडी एक्सटेंड करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, और वो एनर्जी कब आएगा, जब फूड ब्रेक डाउन होगा, तो बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, ये फूड वहां गया और उसको यूटिलाइज किया, फिर बॉडी वो एक्सटेंड या कोई भी प्रोसेस को अपना कैरी करता है। और लास्ट में जब मान लीजिए इस तरह के 2-3 फूड वैक्यूल बन गए, तो वो फूड वैक्यूल्स अपना सारा वेस्ट एक जगह पे डाल देते हैं, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बाहर ओपन होता है एंड इट रिलीज देयर वेस्ट आउटसाइड। So this way we can say that for the completion of the nutrition in amoeba, the 5 steps has occurred or not? Ingestion, digestion, absorption, जो उसने सर्कुलेटरी मीडियम में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड जो फूड लिया, सिंपल फॉर्म में तो उसको लिया, उसके बाद उसको बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में ले दिया जहाँ पे यूटिलाइज हुआ, तो एसिमिलेशन हो गया, एंड आफ्टर दैट द वेस्ट इज थ्रोन आउटसाइड द बॉडी। So this way we can say that the nutrition, for completion of the nutrition, minimum 5 steps is required. Unless until these 5 steps are not completed, nutrition will be not considered as completed one. So this way we can say that these 5 steps are very important for the nutrition. इस टॉपिक में केवल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बचा है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, और ये 5 स्टेप मैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में दिखा दूंगा, और तभी जाकर न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि चाहे एनिमल माइक्रोस्कोपिक हो, चाहे मोस्ट कॉम्प्लेक्स हो, सभी में न्यूट्रिशन कंप्लीट होने के लिए 5 स्टेप का होना जरूरी है। और वो 5 स्टेप्स हैं इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, थैंक यू।